ठीक है, आ जाते हैं और बच्चे, 12 बच्चे आए हैं अभी। तो फोन सभी के पास है, लेकिन जानबूझ कर लेते नहीं है क्लास, गेम में लग जाते हैं। अलंकार आ गए सभी को समझ में? यस मैम। दिया आपकी यस मैम। आवाज बहुत थोड़ा तेज बोला करो। दिया, दीपिका, वर्क कंप्लीट है बेटा? दीपिका, दीपिका आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, वर्क कंप्लीट है? ये ठीक है, मैंने अलंकार समझा दिए हैं आपको। अब उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी बुक है या आपकी काव्य खंड की बुक है, उसमें से आप जितनी भी कविताएं हैं उनमें देखना किसमें कौन सा अलंकार आता है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखो बेटा, आज हम करवाएंगे आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। वाक्य के भेद एक तो रचना की दृष्टि से होते हैं, रचना के आधार पर, और एक गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस, वाक्य के भेद एक तो रचना के आधार पर होते हैं और एक होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये आपके 10th क्लास में आते हैं, और आपकी जो 9th क्लास है उसमें आते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब आपको ये मैं यहाँ पर एक एक वाक्य समझाऊंगी, उनकी परिभाषा लिखूंगी और आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, मैं कोई पीडीएफ नहीं सेंड करूंगी, आपको यहीं से नोट करना है। यस, लिखिए। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य क्या होते हैं। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? लिटिल बताना बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? लिटिल मैम बताएं। हाँ जी, बताओ। हम शब्दों का सार्थक समूह। हाँ, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य। ठीक है, उसमें दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। आपने पढ़ा होगा ना उद्देश्य और विधेय, पढ़ा था ना 8th क्लास में, 7th क्लास में भी, 6th। हाँ, यस मैम। तो वाक्य होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह होता है विधेय। ठीक है, अब देखो उद्देश्य, जैसे राम स्कूल जाता है। अब इसमें बताइए उद्देश्य क्या है और विधेय कौन सा है? राम उद्देश्य है और स्कूल जाता है विधेय। राम उद्देश्य है और स्कूल जाता है, ये क्या है? विधेय है। तो ये आपके हो गए वाक्य के अंग। अब आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, आपके वाक्य के भेद, एक आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और एक होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये आपके आते हैं 10वीं क्लास में। इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसको हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो, 7th में भी पढ़े थे आपने। अब आता है आपका अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। लिखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के
8 भेद होते हैं। ठीक है, इसका आपको प्रश्न लिखना है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको ये आंसर लिखना है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट आता है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, ठीक है, विधानवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा लिखिए, सभी को नोट करना है। ये विधानवाचक वाक्य लिखो, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखो, जैसे इसका उदाहरण, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए, विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? विधानवाचक वाक्य विधान, ठीक है, यानी कि रीति, ढंग, किस विधि से, किस ढंग से, किस, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। ठीक है, अब हमारे सामने वाक्य है, तो उसमें क्या है? किसी क्रिया के, यानी कि क्रिया क्या होती है? काम, काम के करने या होने की जो सामान्य सूचना मिलती है। सामान्य क्या होता है? साधारण। ठीक है, तो वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे देखो, जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, पक्षी आकाश में। अब हम ये कहें कि मनुष्य आसमान में उड़ते हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। मनुष्य उड़ते हैं आसमान में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? विधानवाचक। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे ये। तो ये होते हैं आपके विधानवाचक वाक्य। जैसे जनता ने नेताजी का स्वागत किया, ठीक है, स्वागत किया, तो ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। हमने स्नान किया या हम नहा लिए, ठीक है, नहाना क्या है? ये क्रिया है, ठीक है, नहाना क्रिया है। फिर मैं कल दिल्ली गया था, यानी कि गया था, ठीक है, या वो गया था, तो ये क्या है? विधान, यानी कि विधि। तो ये कौन से वाक्य होते हैं? विधानवाचक वाक्य होते हैं। दूसरा आता है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, देखो, निषेधवाचक वाक्य, अब इसके नाम से ही विदित है निषेध। निषेध का अर्थ क्या होता है? मना, ठीक है, मनाही, यानी कि जिसमें न का बोध होता है। जिन वाक्यों में न का बोध होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब लिखो इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध यानी कि न होने, ठीक है,
न होने का बोध बोध होता है, उन्हें निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये होते हैं निषेधवाचक, यानी कि इनमें ना का बोध हो रहा है। ठीक है, ना का बोध हो रहा है जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध यानी कि न होने का बोध होता है, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं नहाऊंगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, वह आज नहीं गाएगी। ठीक है, आज अध्यापक कक्षा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य लिख रहे हो सभी साथ के साथ? हाँ, सभी लिख रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, प्रश्नवाचक जैसे इसके नाम से ही विदित है कि प्रश्न, जिसमें ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किए जाए, प्रश्न पूछे जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका वर्क कंप्लीट है? क्या आपका वर्क कंप्लीट है? ठीक है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। देखो जैसे क्या आपका गृह कार्य पूरा है? अब देखो, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लगता है? पीछे क्या लगता है? अब इनमें तो पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, पूर्ण विराम लगा है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपका फोर्थ आता है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य। अब देखो, इसमें
जैसे इसमें भी इसके नाम से ही विदित है विस्मय, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, आदि के भाव प्रकट होते हैं, वो वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखिए। जिन वाक्यों में आश्चर्य या विस्मय, ठीक है, शोक, हर्ष, दुख, शोक दुख एक ही बात है, घृणा, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयादि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, शोक, हर्ष, दुख, घृणा, ठीक है, आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण लिखिए। जैसे वहाँ हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये खुशी यानी कि हर्ष, हर्ष का भाव प्रकट हुआ है, वहां हम मैच जीत गए। और देखो इसमें विस्मय वाचक में क्या है? ये चिन्ह लगता है, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपका वाक्य कंप्लीट हुआ तो उसमें भी यही चिन्ह लगाते हैं, ये नहीं लगाना है। देखो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम होता है ऐसे, और ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये वाला, ये आपका विस्मयादि वाचक वाक्य है। बेटा यहाँ पर ना आप प्रश्न लिख लेना, अर्थ की दृष्टि से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद होते हैं, ये लिख लेना। और फिर ये लिखो। यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट सभी का? Yes, ma'am. Yes, चलो। ma'am. हाँ, ये सभी का हो गया कंप्लीट। देखो 19 बच्चे हो गए थे और अब 16 ही रह गए। यस, इरेज कर दो बेटा यहाँ तक। यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. अब लिखिए आप, फिफ्थ नंबर पे आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? अब देखो इसमें भी आज्ञा, जिन वाक्यों में क्या है? आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है, वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य,
इसकी परिभाषा लिखिए। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अब इसमें लिखिए, यहां से चले जाइए, चले जाइए। ठीक है, एक और लिख देती हूँ दूसरा। आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। अब देखो, आज्ञावाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति, अनुमति क्या होती है, ये भी आज्ञा ही होती है। ठीक है, आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, जैसे यहां से चले जाइए। ठीक है, ये और आप अपना काम करो, तो ये क्या है, ये आज्ञा दी जा रही है। तो ये कौन से वाक्य हो गए, आज्ञावाचक वाक्य। अब आता है मैम, इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, एक बार आप लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, एक बार लिख लीजिए आप। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक जिसमें जिन वाक्यों में, इसका लिखिए, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, ठीक है, वक्ता की इच्छा, आशा, कि वो क्या आशा कर रहा है, आशा, आशीर्वाद, आशीर्वाद भी देते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, आशीर्वाद को व्यक्त किया जाता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखिए, भगवान करे, आप सब सकुशल लौटे। ठीक है, एक और लिख देती हूँ इसका। ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे। ये होते इच्छावाचक, जिन वाक्यों में क्या है, वक्ता की यानी कि जो बोलने वाले की क्या इच्छा है, ठीक है, क्या वो आशा कर रहा है, क्या आशीर्वाद दे रहा है, तो
जिनमें ये व्यक्त किए जाते हैं वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य होते हैं। यहां तक हो गया था ना सभी का? एक बार आप लिख लो, फिर मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। अब आपका आता है 7 संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। अब इसमें संदेह यानी कि जिन वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है, ठीक है, संदेह या संभावना का बोध होता है वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसका लिखिए, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना, संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई भी काम हो तो उसके होने में संदेह या संभावना का बोध होता है वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। देखो जैसे, लिखो, जैसे शायद आज वर्षा हो, ठीक है, शायद आज वर्षा हो। अब इसमें क्या है, संभावना, ये संदेह प्रकट किया जा रहा है कि शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब जैसे देखो, वह शायद आज, वह शायद आ जाए, ठीक है, वह शायद आ जाए। लिख लिया बेटा? यहाँ तक नोट कर रही है सभी ने? Yes, ma'am. हाँ, अब 8 आपका लास्ट आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में एक क्रिया यानी कि एक काम के दूसरी क्रिया, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, यानी कि एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है,
जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब इसमें वर्षा का होना और फसल का अच्छी होना, ये कार्य क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए इसका उदाहरण, जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ठीक है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब इसमें परिश्रम करना और सफल होना, ये दोनों कार्य क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये कौन सा हो गया, संकेत, यानी कि जिसमें संकेत दिया जाता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि छुट्टियां होगी तो हम नैनीताल घूमने जाएंगे, ठीक है, छुट्टियां होगी तो नैनीताल घूमने जाएंगे, ये संकेत दिया गया है। छुट्टी होना और नैनीताल जाना, ये कार्य क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये हो गए आपके संकेत वाचक वाक्य। यस बेटा, नोट हो गए आपके? यस मैम। यस मैम। ये देखो, ये बच्चे अब 14 ही रह गए, ठीक है, 19 बच्चे थे, अब 14 बच्चे ही रह गए। इनको बेटा अपनी फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। अब मैं एक बार इनकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ।